Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज की इस क्लास में हम अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और वन लाइनर्स को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन. The minimum number of doses of tetanus toxoid given to a pregnant woman is. किसी प्रेग्नेंट वुमेन को मिनिमम टिटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन की कितनी डोजेज लेना आवश्यक है? कम से कम 2, कम से कम 1, कम से कम 3, कम से कम 4. मिनिमम डोजेस बतानी है टीटी इंजेक्शन की प्रेगनेंसी के दौरान. यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 2 डोजेज ऑफ टीटी वैक्सीन इज इसेंशियल. मिनिमम और एटलीस्ट 2 डोजेज बिफोर डिलीवरी इज इसेंशियल फॉर वुमेन. जब किसी वुमेन को आप टिटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन लगाते हैं तो इस इंजेक्शन के द्वारा आप इस वुमेन में परपेरियल टिटनेस को प्रिवेंट कर रहे हैं. आपसे ये पूछा जा सकता है कि टीटी वैक्सीन के द्वारा आप किस प्रकार के टिटनेस को प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप बताएंगे परपेरियल टिटनेस को हम प्रिवेंट करते हैं. और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नियोनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, नियोनेटल टिटनेस डिजीज को प्रिवेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? याद रखिएगा, नियोनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम 5C टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. 5 क्लीन टेक्निक. This is important. फाइव सी यदि आप जानना चाहें तो नोट कर सकते हैं. क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन ब्लेड्स, क्लीन कॉर्ड टाइज एंड क्लीन कॉर्ड स्टेम. ये सभी 5C के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं. अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि जो टिटनेस का पहला वैक्सीन है प्रेगनेंसी के दौरान वो कब लगवाना चाहिए. तो याद रखिएगा, जैसे ही वुमेन को ये पता चले कि वो प्रेग्नेंट है तुरंत उसे टिटनेस का पहला डोज ले लेना चाहिए. एज सून एज पॉसिबल प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड शी मस्ट टेक फर्स्ट डोज ऑफ टिटनेस वैक्सीन. सेकेंड डोज कब लेना चाहिए? यहां पर ध्यान रखिएगा, पहला डोज जब वुमेन को टीटी लगा है उससे कम से कम 4 सप्ताह बाद और बच्चे के जन्म होने से कम 2 सप्ताह पहले टिटनेस का दूसरा डोज लग जाना चाहिए. वुमेन प्रेग्नेंट हुई, जैसे ही उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है उसे तुरंत टीटी का पहला डोज लगवा लेना चाहिए. और टिटनेस टॉक्सॉइड का जो दूसरा डोज है वो पहली डोज जब लगी है उससे कम 28 दिन या 4 सप्ताह बाद लगवाना चाहिए. लेकिन बच्चे की डिलीवरी से कम 2 सप्ताह पहले ये दोनों डोज कंप्लीट हो जाने चाहिए. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें याद रखना है. नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिटनेस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है. तो याद रखिएगा,
टिटनस डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा टिटनस डिजीज होता है। टिटनस को आप लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं। टिटनस डिजीज को आप लॉक जॉ डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी में एंटर होने के बाद लगातार हार्मफुल टॉक्सिन्स का सिक्रीशन किया जा रहा होता है और इन टॉक्सिन्स के कारण पर्सन के जॉ मसल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शंस, स्पाज्म आते हैं और पर्सन चाहकर भी अपनी जॉ मूवमेंट नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके जबड़ों को जकड़ लिया है, वो चाहकर भी इन्हें मूवमेंट नहीं करवा पा रहा है, इसलिए इसे हम लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड सोर्स आर कॉज्ड बाय लोकलाइज्ड। किस लोकलाइज्ड फाइंडिंग के कारण बेड सोर्स डेवलप हो सकते हैं? कॉन्ट्यूशन, एक्सेस हीट, फ्रिक्शन, इस्चीमिया। देखिएगा वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। कॉन्ट्यूशन शब्द का मतलब होता है हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचे जो कि तीखा नहीं है, शार्प नहीं है, इसे आप कॉन्ट्यूशन कहते हैं। कॉन्ट्यूशन एक चोट है, ये बेड सोर कॉज नहीं करती। अगर किसी जगह पर हमारी बॉडी में एक्सेसिव हीट लगेगी तो इससे वहां पर बर्न हो सकता है, ना कि बेड सोर, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं माना जाएगा। फ्रिक्शन शब्द का सिंपल मीनिंग होता है घर्षण, और घर्षण होने पर बेड सोर डेवलप हो सकता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन डी के अंदर इस्चीमिया शब्द दिया गया है, जो कि बेड सोर के लिए फ्रिक्शन की तुलना में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसलिए हम ऑप्शन सी को सही नहीं मानेंगे। फ्रिक्शन क्या है, सॉरी इस्चीमिया क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस्चीमिया वह कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी सेल्स तक पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ना पहुंचे तो उनकी डेथ होने लगती है। एक बार फिर से देखिएगा, हमारी बॉडी सेल या टिश्यूज तक अगर पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो इसकी वजह से उनकी डेथ होने लगती है, तो ये कंडीशन इस्चीमिया कहलाती है। अब इसे बेड सोर पर देखिएगा, जब कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और बेड पर एक ही पोजीशन में लेटा रहता है, तो जो हिस्सा बेड के ऊपर है, बेड से संपर्क में है, उस पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण उस एरिया में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने के कारण वहां की सेल्स डेड होने लगती हैं और इससे बेड सोर डेवलप हो जाता है। बेड सोर्स को ही आप डेक्यूबिटर अल्सर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया इंक्लूडेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए आप किस सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे? इंसुलिन विद ग्लूकोज, नॉर्मल सेलाइन, KCl, मैग्नीशियम सल्फेट। This is the normal potassium level 3.5 to 5.2 MEq per L. The right answer is option 1. देखिएगा, जब भी हमारे ब्लड के अंदर, जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है
और ये पोटेशियम है। जब भी हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल से काफी ज्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन और ग्लूकोज को एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं। ये क्या करता है, मान लीजिए बहुत सारा पोटेशियम हो चुका है ब्लड के अंदर, तो ये जैसे ही आप इस सिचुएशन के अंदर इंसुलिन और ग्लूकोज को एक साथ एडमिनिस्टर करेंगे तो इस इंसुलिन के कारण जो ब्लड के अंदर ये पोटेशियम मौजूद है, ये इंसुलिन इसे सेल के अंदर भेज देगा। यानी कि ब्लड से पोटेशियम को सेल के अंदर भेज देगा और ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। यही कंडीशन हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करवाती है। ब्लड में जो एक्स्ट्रा पोटेशियम था इंसुलिन देने पर इंसुलिन द्वारा इसे सेल के अंदर भेज दिया जाता है और ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। मान लीजिए किसी क्लाइंट को बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत थी, यानी वो बहुत ज्यादा शराब पीता था, अल्कोहल इंटेक करता था। अब उसने किसी वजह से ड्रिंकिंग की ये हैबिट छोड़ दी, आदत पीने की आदत को छोड़ दिया, क्विट कर दिया। अब ड्रिंक ना करने के कारण उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, इसे आप अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम कह रहे हैं। क्लाइंट ने ड्रिंक करना छोड़ दिया, अल्कोहल नहीं लिया, इसके कारण उसकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, इन्हें आप अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। इन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए आप कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करेंगे? बार्बिट्यूरेट, बेंजोडाइजेपिन्स, डाइसल्फिरैम, एक्याम्प्रोसेट। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सावधानी से दीजिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं यहां। देखिएगा, अगर आपने यहां पर ऑप्शन 3 को सेलेक्ट किया है तो आपका ये आंसर बिल्कुल गलत है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि डाइसल्फिरैम जो मेडिसिन है वो अल्कोहल की आदत को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे हम एवर्जन थेरेपी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ना कि अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत है और आप इस आदत को छुड़ाना चाहते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की लत को हटाना चाहते हैं, तो आप क्लाइंट को बिना बताए डाइसल्फिरैम मेडिसिन शुरू कर देते हैं। इस मेडिसिन के साथ अगर क्लाइंट कभी ड्रिंक करता है तो उसे तुरंत वॉमिटिंग, फ्लशिंग और बहुत सारे एबनॉर्मल फाइंडिंग्स होने लगेंगे। तो पेशेंट के मन में एक कहीं ना कहीं डर बैठ जाएगा और वो फिर ड्रिंक करना छोड़ देगा। तो डाइसल्फिरैम जो मेडिसिन है वो एक एवर्जन थेरेपी है, वो शराब की लत को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब एक बार फिर से आप अपना आंसर गैस करिएगा। यस, एग्जैक्टली, इस बार आपका आंसर बिल्कुल सही है। बेंजोडाइजेपिन मेडिसिन अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन 2 बेंजोडाइजेपिन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टिंग ब्लड शुगर इज डन टू डिटेक्ट। अगर किसी क्लाइंट में आप फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते हैं, एफबीएस टेस्ट करवाते हैं, तो इसके द्वारा आप बेसिकली किस चीज का पता करते हैं? ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन ब्लड, ब्लड में कितना इंसुलिन मौजूद है। ऑप्शन बी, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में कितना ग्लूकोज मौजूद है। ऑप्शन सी, कोर्स ऑफ डायबिटीज। ऑप्शन डी,
treatment of diabetes? The right answer is option B, amount of glucose in blood. फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट के द्वारा हम इस चीज का पता करते हैं कि व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति के ब्लड में कितना ग्लूकोज मौजूद है। आइए अब बात कर लेते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवाने पर कौन सी वैल्यू मिलना नॉर्मल माना जाएगा। जब भी आप किसी क्लाइंट का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहते हैं तो आप उसे कहें कि आप रात के बाद कुछ भी नहीं खाएं, यानी नाइट से आप पेशेंट को एनपीओ कर सकते हैं, यानी उसे कुछ भी नहीं खाना पीना है। उसके बाद मॉर्निंग में अगर क्लाइंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 99 से कम आता है तो ये नॉर्मल माना जाएगा, और अगर क्लाइंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से लेकर 125 mg पर डीएल के बीच आता है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट प्री डायबिटीज स्टेज में है, यानी इससे डायबिटीज हो सकती है। और अगर क्लाइंट में शुगर लेवल 125 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट के अंदर कंफर्म डायबिटीज है। किसी भी क्लाइंट को डायबिटीज डिक्लेयर करने से पहले आपको 2 बार एफबीएस लेवल चेक करना चाहिए, और दोनों बार यदि 125 mg पर डीएल से ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल मिलता है एफबीएस में तो इसका मतलब क्लाइंट को डायबिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The appropriate needle size for insulin injection is? किसी क्लाइंट को यदि इंसुलिन इंजेक्शन लगाना हो तो किस साइज की नीडल वो इस्तेमाल करेगा? 18 गॉज 1.5 inches long, 22 gauge 1 inch long, 22 gauge 1.5 inch long, 25 gauge 5/8 inches long. Yes, exactly, option D is correct here. याद रखिएगा, जिन पर्सन्स को इंसुलिन इंजेक्शन लेना होता है वो हमेशा 25 गॉज निडल साइज और 5/8 इंचेस लॉन्ग निडल का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन को आप हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। सबक्यूटेनियस रूट के इंजेक्शंस 45 डिग्री के एंगल से लगाए जाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट ओबेज है तो उसमें इंसुलिन इंजेक्शन 90 डिग्री एंगल से भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड? किसी न्यूबॉर्न बेबी का जो पहला स्टूल होता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? सीबम, लेन्यूगो, म्यूकोनियम, वर्निक्स कैसियोसा। नियोनेट का मतलब है एग्जैक्टली जन्म से लेकर 28 दिन तक का बच्चा। यस, एग्जैक्टली, द राइट आंसर इज म्यूकोनियम। न्यूबॉर्न बेबी का जो पहला स्टूल होता है उसे म्यूकोनियम कहते हैं, और ये हल्का सा ग्रीनिश कलर का होता है, कुछ हरे रंग का, हल्के हरे रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करें तो वर्निक्स कैसियोसा, बच्चे के शरीर पर वाइट चीज लाइक लेयर पाई जाती है जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, इसे हम वर्निक्स कैसियोसा के नाम से जानते हैं। लेन्यूगो क्या है? न्यूबॉर्न बेबी के शरीर पर फाइन हेयर्स पाए जाते हैं, इन्हें हम लेन्यूगो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी इज मेंटेन्ड चीफली बाय? हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस को मुख्य रूप से किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? स्किन के द्वारा, हार्ट के द्वारा,
किडनीज के द्वारा, लंग्स के द्वारा? क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। यहां पर स्किन के द्वारा भी फ्लूइड का, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस किया जाता है, किडनी के द्वारा भी किया जाता है, लंग्स के द्वारा भी किया जाता है। हार्ट को आप यहां से निकाल सकते हैं। अब आप अपना आंसर दीजिएगा। यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर ही हिंट दिया गया है कि आपको चीफ ऑर्गन को सेलेक्ट करना है, यानी कि जो सबसे ज्यादा फ्लूइड बैलेंस करवाता हो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को सेलेक्ट करना है। यस, एग्जैक्टली, अब आप बिल्कुल सही आंसर दे पा रहे हैं। यहां पर ऑप्शन 3 सही माना जाएगा। हमारे शरीर में स्किन, किडनी और लंग्स तीनों ही फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज करने के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लूइड का मैनेजमेंट यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा, यूरिनरी सिस्टम के द्वारा, यानी किडनी आदि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the priority drug to be administered by nurse to a child with diabetic ketoacidosis? अगर किसी बच्चे को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज कौन सी ड्रग इंजेक्ट करना आवश्यक है? आईवी एनपीएच, 5% डीएनएस, आईवी एनएस, इंसुलिन इंजेक्शन? Give your answers into the comment section. The right answer is option C. अगर आपने ऑप्शन डी को सही आंसर चुना है तो ये बिल्कुल गलत है। आइए रैशनल को जान लेते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन होने पर व्यक्ति के शरीर में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस सिचुएशन में हमारी किडनीज इस एक्सेसिव ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, और इस कोशिश के दौरान ग्लूकोज के साथ साथ शरीर से बहुत ज्यादा वाटर को भी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, और इसकी वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाता है। गौर कीजिएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन होने पर हमारी किडनीज के द्वारा ग्लूकोज को रेगुलेट करने के चक्कर में ग्लूकोज के साथ साथ बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर को भी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके कारण डीकेए पेशेंट में डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाता है। इस डिहाइड्रेशन सिचुएशन को ट्रीट करना सबसे पहले आवश्यक है। इसीलिए हम डीकेए के पेशेंट के अंदर या तो 0.45% नॉर्मल सलाइन या फिर 0.9% नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्टर करना प्रायोरिटी मानते हैं। हाँ, इस नॉर्मल सलाइन के साथ साथ आप रेगुलर इंसुलिन को दे सकते हैं। आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि रेगुलर इंसुलिन एकमात्र ऐसा इंसुलिन है जिसे आप किसी और इंसुलिन के साथ मिक्स कर सकते हैं और इसे आईवी रूट के द्वारा दिया जा सकता है। सो यहां पर ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे। होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। सो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। इंसुलिन प्रायोरिटी नहीं है, डीएनएस प्रायोरिटी नहीं है, और एनपीएच भी गलत आंसर है, क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट को एनपीएच का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इसे सबक्यूटेनियस रूट से ही लगा सकते हैं। इसे आप कभी भी आईवी या आईएम रूट से नहीं देते, इसलिए हमने ऑप्शन ए को गलत माना है। आइए एनपीएच के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं।
यहां से प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला तो इसका फुल फॉर्म, एनपीएच स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल प्रोटामीन हेजिड्रॉन इंसुलिन। एनपीएच का फुल फॉर्म है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजिड्रॉन इंसुलिन, या फिर कई बार इसे आइसोफेन इंसुलिन के नाम से भी पूछ लिया जाता है, आइसोफेन इंसुलिन। एनपीएच जो है एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का उदाहरण है। इट इज अ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ये एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है। इसे आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो आप बताएंगे अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका इफेक्ट कितने समय तक रहता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो आप बताएंगे 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर निमोनिया? निमोनिया डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर किसे माना जा सकता है? सीजनल चेंज को, लिविंग इन क्राउडेड प्लेसेस को, मॉस्किटोज को, माल न्यूट्रिशन को। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, जो लोग क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हैं, कंजेस्टेड प्लेसेस में रहते हैं, उनके अंदर निमोनिया होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। निमोनिया को आप वेट लंग्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया, वायरस आदि इसके कॉज हो सकते हैं, और इन बैक्टीरिया के द्वारा जो फ्लूइड सिक्रीट किया जाता है लंग्स के अंदर, उससे पर्सन में रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफिकल्टीज आती हैं। यही कंडीशन निमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का ऑर्गेनिज्म किसे माना जाता है? गोनोकोकाई, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर सीजेला। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया is responsible for community acquired pneumonia. Next question, identify the right order from most sensitive to least sensitive vaccines. आपको इन सभी ऑप्शंस में से उस सीक्वेंस को चुनना है जो कि हीट के लिए मोस्ट सेंसिटिव टाइप से लीस्ट सेंसिटिव टाइप की तरफ बढ़ता हो। ऑप्शन 1 डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स। ऑप्शन 2 बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स, डीपीटी। ऑप्शन 3 मीजल्स, डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी। ऑप्शन 4 ओपीवी, मीजल्स, डीपीटी, बीसीजी।
द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। देखिएगा, हीट सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर थोड़ी सी भी हीट मिले, गर्मी मिले, टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज्यादा एक्सपोजर हो जाए तो ये वैक्सीन खराब हो जाते हैं। और लीस्ट सेंसिटिव का मतलब है कि दूसरे वैक्सीन की तुलना में ये काफी ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज होने पर खराब नहीं होते। तो सबसे ज्यादा खराब होने वाला वैक्सीन है ओपीवी, फिर मीजल्स, फिर डीपीटी और सबसे लास्ट में बीसीजी। ये पाउडर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग ऑफ rheumatic fever include all except। आपको rheumatic fever को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जोन्स क्राइटेरिया के मेजर क्राइटेरिया वाले भाग में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ऑप्शन सी कार्डाइटिस, ऑप्शन डी फीवर। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आइए बात कर लेते हैं कि जॉन्स क्राइटेरिया जो कि रूमेटिक फीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मेजर क्राइटेरियाज में किन्हें इंक्लूड किया जाता है और माइनर क्राइटेरियाज में किन्हें इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले बात होगी मेजर क्राइटेरिया की। मेजर क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कार्डाइटिस, फिर आता है पॉलीआर्थराइटिस, फिर आता है कोरिया, फिर आता है इरिथिमा मार्जिनेटम, फिर आता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। अब बात करते हैं माइनर क्राइटेरियाज की। फीवर, आर्थ्रैल्जिया, प्रीवियस रूमेटिक फीवर, raised ESR erythrocyte sedimentation rate, leukocytosis, फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक। अगर किसी पेशेंट के अंदर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, अगर किसी पेशेंट के अंदर दो मेजर क्राइटेरियाज मौजूद हो, दो मेजर क्राइटेरियाज मौजूद हो तो आप उसे रूमेटिक फीवर का पेशेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर एक मेजर और एक मेजर और दो माइनर क्राइटेरियाज अगर इंक्लूड हो तो आप उसे रूमेटिक फीवर का पेशेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि अगर किसी पेशेंट में तीन माइनर क्राइटेरियाज मौजूद हैं तो आप उससे रूमेटिक फीवर का पेशेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, अगर किसी पर्सन के अंदर दो मेजर क्राइटेरियाज मौजूद हो तो आप उसे रूमेटिक फीवर का पेशेंट कह सकते हैं। कंडीशन 2, अगर किसी पर्सन के अंदर मान लीजिए एक मेजर क्राइटेरिया और दो माइनर क्राइटेरिया मौजूद हो तो उसे आप रूमेटिक फीवर का पेशेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। कंडीशन 3, अगर किसी पर्सन के अंदर तीन माइनर क्राइटेरियाज मौजूद हो तो उस पर्सन को भी आप रूमेटिक फीवर का पेशेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सभी चीजें प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि किसी क्लाइंट को यदि रूमेटिक फीवर है तो इस सिचुएशन में इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। तो याद रखिएगा, रूमेटिक फीवर होने पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटिक फीवर। अब बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से दे पाएंगे। हमने फीवर को माइनर क्राइटेरिया में इंक्लूड किया था, ना कि मेजर में। सो ऑप्शन डी फीवर इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ fontanelles present at birth।
किसी न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के समय कुल कितने फंटैनल्स प्रेजेंट होते हैं? नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन. द राइट आंसर इज 6. जन्म के समय बच्चे के स्कल पर 6 फंटैनल्स प्रेजेंट होते हैं. आइए जान लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे विजिबल फंटैनल्स की. विजिबल फंटैनल्स के अंदर एंटीरियर फंटैनल और पोस्टीरियर फंटैनल्स को इंक्लूड किया जाता है. ये दोनों ही संख्या में एक एक होते हैं. कई बार यहां से इनकी क्लोजिंग को पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा एंटीरियर फंटैनल जो है करीब 1.5 ईयर्स के अंदर यानी 1.5 साल पर क्लोज होता है, और जो पोस्टीरियर फंटैनल है वो करीबन 1.5 मंथ की एज पर क्लोज होता है. एंटीरियर फंटैनल जो होता है डायमंड शेप का होता है, और पोस्टीरियर फंटैनल जो है ब्रिग्मा या ट्रायंगुलर शेप का होता है. अब हम बात करते हैं इनविजिबल फंटैनल्स की, या इसे आप कह सकते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल फंटैनल्स. यानी ये ऐसे फंटैनल्स हैं जिसे आप नॉर्मली फील नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. इनमें सबसे पहला है स्पेनॉइडल. स्पेनॉइडल फंटैनल संख्या में 2 होते हैं, और फिर आता है मैस्टोइडल. मैस्टोइडल फंटैनल भी संख्या में 2 होते हैं. तो इस प्रकार से जब आप टोटल करेंगे तो 2 और 2 4, एक 5 और एक 6, टोटल 6 फंटैनल्स होते हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबीज में जन्म के समय मौजूद रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर कुछ प्रोसेस लिखे गए हैं, आपको इनका यूज बताना है. सबसे पहला प्रोसेस है कि पेरीमीटर या पेरीमेट्री प्रोसीजर किस पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस के साथ यदि ये आपसे पूछे जाएं तो आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे, बट विदाउट ऑप्शन देखते हैं क्या आप इसे गैस कर पाते हैं. यस, एग्जैक्टली. पेरीमेट्री या पेरीमीटर का इस्तेमाल जो है विजुअल फील्ड के असेसमेंट के लिए किया जाता है. विजुअल फील्ड के असेसमेंट के लिए हम पेरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट आता है इशिहारा चार्ट. यस, काफी इजी है ये. इशिहारा चार्ट का इस्तेमाल हम कलर विजन के असेसमेंट के लिए करते हैं. फिर आता है टोनोमेट्री. टोनोमीटर की सहायता से टोनोमेट्री की जाती है. यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है. अगर किसी क्लाइंट के अंदर आपको ऑक्यूलर टेंशन पता करनी हो, ऑक्यूलर टेंशन मेजर करनी हो, यानी कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेजर करना हो, तो वहां पर टोनोमेट्री प्रोसेस किया जाता है. नॉर्मल यदि आईओपी आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 8 to 21 mm of Hg is a normal IOP इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. ये आपकी आंखों के अंदर फ्लूइड के कारण होने वाला दबाव है, सिंपली. नेक्स्ट आता है सेनाइल चार्ट. यस, सेनाइल चार्ट का इस्तेमाल हम करते हैं विजुअल एक्यूटी के असेसमेंट के लिए. अगर आपको विजुअल एक्यूटी असेस करनी है तो सेनाइल चार्ट का इस्तेमाल करेंगे आप. आइए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. सबसे पहली टर्म है एनोरेक्सिया.
एनोरेक्सिया का मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख न लगना। फिर आता है एलोपेशिया, लॉस ऑफ हेयर यानी बालों का कम होना। अफेशिया मीन्स लॉस ऑफ स्पीच यानी बोल नहीं पाना। इंसोम्निया मीन्स लॉस ऑफ स्लीप यानी सो नहीं पाना। हेमेटेमेसिस मीन्स वॉमिटिंग ऑफ ब्लड और ब्लड इन वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के अंदर यदि ब्लड प्रेजेंस हो तो इसे हम हेमेटेमेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हीमोप्टाइसिस, ब्लड इन स्पूटम। कफिंग के दौरान जो स्पूटम निकलता है उसमें यदि ब्लड मौजूद हो तो ये कंडीशन हीमोप्टाइसिस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम which property was introduced in 2002 with an efficacy up to 10 years। आपको उस प्रॉपर्टी डिवाइस का नाम बताना है जो कि वर्ष 2002 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम द्वारा लॉन्च की गई थी और इसकी एफिकेसी या इफेक्टिवनेस 10 साल तक रहती है। ऑप्शन 1 कॉपर टी 390A, कॉपर टी 380A, 370A, 360A। The right answer is option 2 कॉपर टी 380A का जो इफेक्टिवनेस है वो 10 साल तक रहता है। यानी कि एक बार कॉपर टी 380A अगर लगवा लिया जाए तो इससे कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट 10 साल तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करने वाली क्लाइंट्स में कौन सी फाइंडिंग सही मानी जाएगी? ऑप्शन 1 डू नॉट कॉज वीकनेस इन द यूजर्स। ओसीपी इस्तेमाल करने वाले यूजर्स में इसे यूज करने के बाद किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं देखी जाती। ऑप्शन 2 मे कॉज वीकनेस इन यूजर्स, ये यूजर में कमजोरी ला सकती है। ऑप्शन 3 मे कॉज हाइपरथर्मिया इन यूजर्स, इसे यूज करने वालों में हाइपरथर्मिया हो सकता है यानी बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। The right answer is option 1 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा किसी भी प्रकार की वीकनेस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वुमेन में एलएमपी थी 15 जनवरी 2022। एलएमपी मींस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट वाज 15 जनवरी 2022। तो इस वुमेन के लिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी? एलएमपी कैलकुलेट करने के लिए हम नेगल्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूला के अनुसार एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने हेतु लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी एलएमपी में 9 मंथ्स 7 डेज को ऐड किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एलएमपी की जो डेट है 15 जनवरी दी गई है, इसमें आप 9 मंथ्स ऐड करके 7 डेज को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिफ्टीन जनवरी में 9 मंथ्स आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 15 अक्टूबर यानी 15/10
और फिर 7 डेज इसके अंदर अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 22 अक्टूबर 2022। तो यहां पर आपका ऑप्शन 4 सही माना जाएगा। एलएमपी अगर 15 जनवरी है तो ईडीडी जो है 22 अक्टूबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर हाउ मैनी डेसीलीटर्स इन 1 लीटर? 1 लीटर में कुल कितने डेसीलीटर्स होते हैं ये आपको बताना है। 1000, 10, 1, 100। देखिएगा, डेसीलीटर यानी डीएल, डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 1 डेसीलीटर का मतलब है 100 ml, तो फिर 1000 ml में कितने डेसीलीटर होंगे? इसे कैलकुलेट करने के लिए आप 100 ml को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। सो यहां पर ऑप्शन 2 सही माना जाएगा। 1000 ml में यानी 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which teeth are used for chewing and grinding food? खाने को चबाने के लिए, पीसने के लिए कौन से दांत रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन एंड इंसीजर, प्रीमोलार एंड इंसीजर। The right answer is option 4. Premolar and incisor are responsible for grinding and chewing the food. आइए इसे और जान लें। हमारे माउथ के अंदर जो सेंट्रल इंसीजर और लेटरल इंसीजर्स पाए जाते हैं, ये दांत बाइटिंग और कटिंग इस प्रकार के काम में इन्वॉल्व रहते हैं। सेंट्रल इंसीजर और लेटरल इंसीजर्स जो हैं बाइटिंग और कटिंग जैसे काम करते हैं। कैनाइन टीथ जो हैं वो फूड को टीयर करने के लिए, क्रश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रीमोलार्स, मोलार्स, विजडम टीथ ये खाने को चबाने और पीसने में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यूज इज ड्यू टू? अगर किसी पर्सन के सॉफ्ट टिश्यूज में कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाए तो इसका कारण किसे माना जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, एक्सेस ऑफ विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, एक्सेस ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से होगा। हम कह सकते हैं विटामिन डी एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम का एक्सेसिव डिपोजिशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की मात्रा कहीं ज्यादा है, जिसके कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है और ये एक्स्ट्रा कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यूज में जाकर डिपॉजिट हो रहा है। इसके साथ ही इस बात पर भी गौर करिएगा, हमारे शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जब भी इसी वजह से
जिन लोगों को आयरन सप्लीमेंटेशन दिए जा रहे होते हैं उन्हें इसे विटामिन सी ड्रिंक्स जैसे कि खट्टे फल, नींबू आदि के साथ लेने के लिए कहा जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है और ये सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी कि इसके साथ यदि आयरन को दिया जाए तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहीं बेहतर तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी गई थी? थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, वाटसन, अर्नोल्ड। The right answer is option B, इवान पावलोव। आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें एक डॉगी को जब भी फूड दिया जाता है तो फूड देखकर उसके मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता था। अब इस डॉगी को एक बेल का साउंड सुनाया जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन या एक्शन नहीं होता। अब इस डॉगी को जब भी खाना देना होता था तो खाने के साथ बेल का साउंड जरूर सुनाया जाता था डॉगी को। ये प्रोसेस कई समय लगातार करने के बाद जब एक बार खाली बेल का साउंड सुनाया गया, फूड नहीं था वहां, लेकिन बेल के साउंड को सुनने के बाद डॉगी के माउथ में सलाइवा सिक्रीट हुआ, तो इस प्रकार से क्लासिकल कंडीशंस क्रिएट की गई। इसे ही हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से दिया गया था और इसे इवान पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ एडीएच इज, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है? ओलिगूरिया, एन्यूरिया, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले एडीएच हार्मोन का काम है कि यूरिन को लिमिटेड सिक्रीट करना, या यूं कहें कि ये हार्मोन किडनी के नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट पर जाकर एक्ट करके वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण यूरिन की मात्रा लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन किसके द्वारा किया जाता है? ओवरीज, प्लेसेंटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। The right answer is option C, pituitary gland। ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन दोनों ही हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड द्वारा बनाए जाते हैं और फिर इन्हें स्टोरेज पर्पस के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक भेज दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहते हैं और शरीर को जब इनकी आवश्यकता होती है तो इस ग्लैंड द्वारा यहां से इन्हें रिलीज किया जाता है। Next question, in the Maslow's need hierarchy model, which of the following need is kept above the safety needs? Maslow's hierarchy of need के अनुसार सेफ्टी नीड के ऊपर कौन सी नीड मानी जाती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बिलोंगिंग, एस्टीम, फिजियोलॉजिकल। मास्लो ऑफ हायरार्की के अंदर मास्लो ने 5 सेगमेंट्स माने थे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबसे जो नीचे वाला सेगमेंट था उसे आपने फिजियोलॉजिकल नीड वाला सेगमेंट कहा, फिजियोलॉजिकल नीड वाला सेगमेंट। इसके अंदर जीवन जीने के लिए सबसे बेसिक चीजें जो भी होती हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है।
जिसमें एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन आदि सभी चीजों को इंक्लूड करते हैं। जैसे ही किसी इंसान की ये सभी बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं, उसे सेफ्टी की कमी आवश्यकता महसूस होती है। उसे सेफ्टी की आवश्यकता महसूस होती है। सेफ्टी अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी यानी एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार हो सकता है, हेल्थ सिक्योरिटी हो सकता है, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, रिसोर्सेज सिक्योरिटी, किसी भी प्रकार की सेफ्टी हो सकती है। जैसे ही ये नीड फुलफिल होती है, उसके बाद थर्ड लेवल में इंसान चला जाता है और यहाँ पर क्लाइंट को लव एंड बिलोंगिंग फील होता है, यानी क्लाइंट को यहाँ पर लव और बिलोंगिंग की आवश्यकता होती है। इस स्टेज में आने के बाद क्लाइंट अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्शन बनाना चाहता है। जैसे ही ये नीड फुलफिल होती है तो उसके बाद में फोर्थ लेवल आता है और इसे आप कहते हैं एस्टीम नीड, सेल्फ एस्टीम नीड या एस्टीम नीड आप कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति को रेस्पेक्ट चाहिए होता है, वो एक अच्छा स्टेटस चाहता है, लोग उसको जाने, रिकॉग्नाइज करें, उसे कुछ भी करने की आजादी हो। ये सारे इस सेल्फ एस्टीम के अंदर आता है। और फाइनली मास्लो ऑफ हायरार्की नीड्स का सबसे टॉप का जो पार्ट है, उसे आप कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग जो बेस्ट कर सकता है, वो व्यक्ति उसे अचीव करना चाहता है। वो सुपर से भी ऊपर होना चाहता है। वो अपनी सभी इच्छाओं को, डिजायर्स को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर फुलफिल करना चाहता है। ये मास्लो ऑफ हायरार्की का सबसे टॉप लेवल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, safety needs, love and belonging needs, esteem needs, and finally self actualization. So इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मास्लो ऑफ हायरार्की में सेफ्टी नीड से ऊपर किसे रखा गया है। तो सेफ्टी नीड सेकंड नंबर पायदान पर थी और इससे ऊपर रखा गया है लव एंड बिलोंगिंग को। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। बिलोंगिंग नीड्स और नीड टू बी loved. नेक्स्ट क्वेश्चन, उस डिजीज का नाम आपको बताना है जिसमें लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, यानी लिम्फ्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है। मीजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स। The right answer is option C, रूबेला डिजीज, जिसे आप जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं। इसके होने पर लिम्फ नोड्स के अंदर डिजीज कंडीशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन आदि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while checking the blood pressure in the upper limb of a patient with a sphygmomanometer, you observe that she has developed carpal spasm. The most likely cause is. आप किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर माप रहे थे, आपने स्पाइग्मोमैनोमीटर का कफ उसके अपर आर्म पर लगाकर जैसे ही इन्फ्लेट किया, उसकी कलाई अंदर की तरफ मुड़ गई, यानी प्रोसेसु साइन देखने को मिला। ये साइन किस कंडीशन की प्रेजेंस को बताता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो इससे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में एबनॉर्मल मसल स्पाज्म देखने को मिलते हैं। अगर ये स्पाज्म अपर आर्म में आता है ड्यूरिंग टेकिंग बीपी तो इट इज कॉल्ड प्रोसेसु साइन। और अगर यही मसल क्रैम्प या स्पाज्म फेशियल
नर्व वाले एरिया को टच करने पर आए तो इसे आप चॉस्टिक साइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अगर किसी क्लाइंट की पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो, पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट ना कर पाए, तो इस सिचुएशन में कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? हाई कैल्शियम लेवल, लो कैल्शियम लेवल, हाई पोटेशियम लेवल, लो पोटेशियम लेवल। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड के पोल्स पर पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है, और ये संख्या में 4 होती हैं। इन ग्लैंड्स के द्वारा पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। ये हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, तो इस हार्मोन का सिक्रीशन हो जाता है, और ये हार्मोन बोन से कैल्शियम को लेकर ब्लड में दे देता है, ताकि ब्लड का कैल्शियम लेवल नॉर्मल बना रहे। एक बार फिर से देखिएगा, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड के अंदर जैसे ही कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, पीटीएच हार्मोन, पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन होता है। ये हार्मोन ब्लड से कैल्शियम को लेकर, सॉरी, बोन से कैल्शियम को लेकर ब्लड में पहुंचा देता है, और इससे कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट वाज डिस्कस्ड बाय। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था? जैक्सन, वैन पिरक्विट, एरिस्टोटल, खुराना। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। वॉन पिरक्विट ने ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिसीडल ड्रग गिवन टू ट्रीट ट्यूबरक्यूलोसिस इज। टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट में कौन सी दवा बैक्टीरिसीडल है वो इस्तेमाल की जाती है? इथाम्ब्यूटॉल, थियोएसिटाजोन, पैरासीटामोल, रिफैम्पिसिन। दो टर्म्स होती हैं बैक्टीरिसीडल, ऐसी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, बैक्टीरिसीडल कहलाती हैं। और फिर आता है बैक्टीरियोस्टैटिक। ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि ग्रोथ रोकती हैं, ग्रोथ स्टॉप, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। तो यहां पर आपको बैक्टीरिसीडल ड्रग सेलेक्ट करनी है जो कि बैक्टीरिया को किल करती हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिफैम्पिसिन। बैक्टीरिसीडल ड्रग का एग्जाम्पल है रिफैम्पिसिन। और जिन क्लाइंट्स को रिफैम्पिसिन ड्रग दी जा रही होती है, उनमें यूरिन डिस्कलर हो सकता है, यानी कि जो यूरिन का कलर है वो रेड हो सकता है, रेडिश ऑरेंज हो सकता है। इस चीज को भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए के अंदर बताई गई है ड्रग इथाम्ब्यूटॉल, ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करती है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्साकॉफ साइकोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। किस विटामिन की कमी के कारण कोर्साकॉफ साइकोसिस हो सकता है? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी3, विटामिन बी12। आइए वन बाय वन सभी की बात कर लेते हैं।
विटामिन ए को आप रेटिनॉल के नाम से जानते हैं और इसकी कमी होने से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन 3 की। विटामिन बी3 को आप नियासिन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी होने पर पेलाग्रा डिजीज हो जाता है। ऑप्शन 4 के अंदर दिया गया है विटामिन बी12, इसे आप साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी होने से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। सो फाइनली ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 इनकरेक्ट एंड रिमेनिंग ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आइए इसके बारे में जान लें। विटामिन बी1 को आप थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी1 को आप थायमिन के नाम से जानते हैं और अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो इसके कारण वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, कोर्साकॉफ साइकोसिस जैसे डिजीज हो सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट, हमारे ब्रेन को लगातार एनर्जी की आवश्यकता होती है और हमारा ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज फॉर्म में ही एनर्जी को उपयोग कर सकता है। तो इस विटामिन बी1 या थायमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लगातार मेटाबॉलिज्म करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता रहे, स्पेशली ब्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड ट्रिपल्स बाय। किस उम्र पर बच्चे का जन्म के समय जो वजन था, जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है? 1 साल पर, 6 मंथ्स पर, 1.5 साल पर, 2 साल पर? बर्थ वेट ट्रिपल किस एज पर होता है? यस, एग्जैक्टली ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिएगा, जन्म के समय मान लीजिए बच्चे का वजन x था, तो बच्चे की उम्र जब 5 मंथ्स की हो जाएगी तो ये डबल हो जाता है, यानी 2x हो जाता है। और बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो बच्चे का जो बर्थ वेट था वो लगभग 3 गुना हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of hallucinations are common in schizophrenia? Schizophrenia is a very important condition. Schizophrenia होने पर कौन से hallucinations most commonly देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए विजुअल, ऑप्शन बी टैक्टाइल, ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन डी ऑडिटरी। The right answer is auditory hallucination. Auditory hallucination का मतलब है कि पेशेंट को कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो वास्तव में वहां है ही नहीं। So this is called auditory hallucination और सिजोफ्रेनिया के अंदर ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाला hallucination टाइप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप इंस्टेबिलिटी को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? बार्लोस टेस्ट, वेबर्स टेस्ट, फैलन टेस्ट, एलन टेस्ट? अगर आप किसी क्लाइंट में रेडियल या अर्लर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलन टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर। फैलन टेस्ट का इस्तेमाल हम कार्पल टनल सिंड्रोम को असेस करने के लिए करते हैं। सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वेबर टेस्ट इज रिलेटेड विद द hearing, so it is not the right answer.
Finally, we have the correct answer, that is option A, Barlow's test. Barlow's test के द्वारा हम हिप इंस्टेबिलिटी को असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस कैल्शियम के साथ जुड़कर ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है? हेपेरिन, ऑक्जेलेट, प्रोटीन सी, वारफेरिन. The right answer is option B, ऑक्जेलेट. ऑक्जेलेट कैल्शियम के साथ जुड़कर ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है. आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. हेपेरिन जो है एक नेचुरल अक्रिंग एंटीकोगुलेंट है. इसकी टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में प्रोटामाइन सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके अलावा वारफेरिन जो है एक ओरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर विटामिन के को हम एज अ एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल करते हैं, एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, a 38 years old woman returned from a subtotal thyroidectomy for the treatment of hyperthyroidism. Upon assessment, the immediate priority that the nurse would indicate in. किसी 38 साल की वुमेन में हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन थी. इसके ट्रीटमेंट के लिए सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी प्रोसीजर किया गया, यानी थायराइड ग्लैंड को आपने रिमूव कर दिया. इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए, यह आपको बताना है. ऑप्शन ए के अनुसार आप इस पेशेंट में कितना पेन है इस चीज का असेसमेंट करेंगे. ऑप्शन बी, न्यूरोलॉजिकल पेन है या नहीं इस चीज को पता करेंगे. पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस अच्छा है या बुरा इस चीज का असेसमेंट करेंगे. पेशेंट में किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं इस चीज का पता लगाएंगे. सो इस सिचुएशन में क्या फाइंडिंग सबसे जरूरी है, कौन सा एक्शन हमारे लिए सबसे जरूरी है, एज अ नर्स सबसे इंपॉर्टेंट है? The right answer is option D. जब भी किसी क्लाइंट में थायराइडेक्टोमी प्रोसीजर किया जाता है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है, तो आप उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा इस चीज का असेसमेंट सबसे ज्यादा पहले करेंगे. वैसे भी चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर पेशेंट में रेस्पिरेशन नॉर्मल है, उसकी सांसें चल रही हैं, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, हम उसे टेकल कर सकते हैं. पेशेंट में रेस्पिरेशन का चलते रहना हमारे लिए किसी भी कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. इस पेशेंट में आपने थायराइडेक्टोमी की, थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया, तो इस पेशेंट में आपको इस पेशेंट के बेड के पास हमेशा ट्रेक्योस्टोमी सेट रखना आवश्यक है. आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा. थायराइडेक्टोमी प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट के बेड पर आपको ट्रेक्योस्टोमी सेट हमेशा अवेलेबल रखना है. इसके अलावा पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है, तो O2 सप्लाई बेड साइड प्रॉपर होनी चाहिए. इसके अलावा पेशेंट में सक्शन के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए. सो ये चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है. पेशेंट के अंदर इस ऑपरेशन के बाद लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, जिससे पेशेंट को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, स्ट्राइडर हो सकते हैं, डिस्फेजिया हो सकता है. इस चीज का भी हमें मॉनिटरिंग करना चाहिए.
थायराइड ग्लैंड निकालने के बाद हो सकता है एक्सीडेंटली पैराथायराइड ग्लैंड्स भी निकल जाएं, तो इस सिचुएशन में हाइपोकैल्सीमिया ना डेवलप हो, इस चीज का भी मॉनिटरिंग आवश्यक है। इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट को हम जनरली सेमी फॉर्मुलस पोजीशन देना प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियो आयोडीन थेरेपी फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस इज। अगर किसी क्लाइंट को थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन है और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने रेडियो आयोडीन थेरेपी का इस्तेमाल किया, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा होने की संभावना है? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, लेट डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी, रिकरेंस। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है कि क्लाइंट में थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रेजेंट है। इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए हम आयोडीन 131I का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप रेडियो आयोडीन थेरेपी के नाम से जानते हैं। ये थेरेपी थायराइड की सेल्स को, थायराइड ग्लैंड की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है, ताकि थायराइड का प्रोडक्शन कम हो सके। और अगर इस रेडियो आयोडीन थेरेपी के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए, तो इससे कई बार ज्यादा सेल्स डैमेज हो जाती हैं और पेशेंट में थायराइड हार्मोन बनना बहुत कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियो आयोडीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इन डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट। डायबिटीज इंसिपिडस वह कंडीशन है जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इस हार्मोन की एब्सेंस में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। कई बार तो पर्सन में 20-20 लीटर तक यूरिन आउटपुट देखने को मिल सकता है। अगर यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इस कंडीशन में क्या होगी। क्या ये बढ़ जाएगी, क्या ये घट जाएगी? इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये पहले बढ़ेगी और फिर कम होगी। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा 1.005 to 1.030 is the normal. The right answer is option B, it will decrease. जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव यूरिन बनेगा, यानी यूरिन जो है डाइल्यूटेड होगा, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। वहीं अगर पर्सन को डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो नॉर्मल से बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज के क्वेश्चंस, आज की ये क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस, स्पेशली राजस्थान CHO को टारगेट किए हुए अगर आप और देखना चाहते हैं, तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस की डिटेल आप तक पहुंचती रहे नोटिफिकेशन के थ्रू। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8:30 बजे क्लास का टाइम होता है। संडे के दिन क्लास ऑफ रहती है। थैंक यू once again and best of luck.